दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो उसी सीरीज का आज ये हमारा 5th लेक्चर रहेगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी होती क्या है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, और साथ ही हमने किया था हिस्ट्री या इवोल्यूशन, यानी कि साइकोलॉजी का प्रारंभ कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में हमने उसको समझा था। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी के बल कौन कौन से हैं, पावर, एनर्जी हम कह सकते हैं। फोर्सेस कौन कौन से रहेंगे साइकोलॉजी के, करैक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, ब्रांचेज, फील्ड या स्कोप, तीनों ही हम यूज कर सकते हैं। ब्रांचेज के नाम से आपसे पूछा जा सकता है, या फील्ड कह सकते हैं, या स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। इसके बाद मेजर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये 4 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि आपका जो DSSB-PRT का पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा। पहला जो सेक्शन होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जर्नल सेक्शन रहेगा। दूसरा सेक्शन रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों से पेडागोजी पूछी जाएगी, या साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, या पेडागोजी आप लोगों से पूछी जाएगी, या टीचिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, वो सब कुछ वहां पर पूछा जाएगा जो आप लोगों ने DLED यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करते टाइम पढ़ा है। तो वो सारा का सारा सिलेबस से रिलेटेड ही एक सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, उसी को हम कवर कर रहे हैं। तो बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। तो आज की वीडियो में हम ये 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए हमारा पहला टॉपिक है फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को DSSB-PRT में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पक्का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। फोर्सेस का मतलब होता है बल, यानी कि मनोविज्ञान के बल की बात हम कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी कि वो कौन कौन से फोर्सेज हैं जिसके कारण मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले। तो वैसे तो बहुत सारे फोर्सेज हैं, लेकिन मेनली हम 3 फोर्सेज की बात करते हैं। ठीक है, जिनके कारण साइकोलॉजी के फील्ड में रिवोल्यूशन आ गया, क्रांति आ गई। ठीक है, कौन कौन से हैं। पहला जो फोर्स है वो है साइको एनालिसिस फोर्स। ठीक है, ये कौन सा फोर्स है, फर्स्ट। सेकंड है बिहेवियरल, और थर्ड है ह्यूमनिस्टिक फोर्स। तो ये 3 मेन फोर्सेस की बात हम करते हैं, जिसके कारण साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले। अब किस तरह के चेंजेस आए, ये क्या है, इनमें क्या कहा गया है, किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइको एनालिसिस फोर्स की। तो देखिए साइको एनालिसिस फोर्स, या हम इसको कह सकते हैं हिंदी में विश्लेषणात्मक बल, मनोविश्लेषण बल हम इसको कहेंगे, या मनोविश्लेषणात्मक कह सकते हैं। तो ये जो साइको एनालिसिस फोर्स है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसके द्वारा दिया गया, इसके फादर कौन है, किसने ये दिया है। तो ये साइको एनालिसिस की बात कौन करते हैं, सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, फ्रॉइड का अहम नाम आता है जैसे ही साइको एनालिसिस की बात आती है, मनोविश्लेषण की बात आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, सिगमंड फ्रॉइड। तो ये एक इन्फ्लुएंशियल फोर्स है साइकोलॉजी का, जिस पर सबसे ज्यादा काम किसके द्वारा किया गया था, सिगमंड फ्रॉइड। इसके बाद बहुत सारे दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने भी काम किया है इस फील्ड में। मेन रोल किसका है, सिगमंड फ्रॉइड का। ये जो फोर्स है ये किस चीज पर एम्फसाइज करता है, अनकॉन्शियस प्रोसेस इन शेपिंग बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी, यानी कि हमारा जो बिहेवियर और जो हमारा व्यक्तित्व है उसको शेप देने में हमारा जो अनकॉन्शियस प्रोसेस है, यानी कि जो अचेतन प्रक्रियाएं हैं, उनका अहम रोल है। अब देखिए फ्रॉइड ने जो है मन की 3 अवस्थाओं की बात की है, कौन कौन सी, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। उन्होंने सबसे ज्यादा काम किस पर किया है, अनकॉन्शियस मन पर किया है, अनकॉन्शियस माइंड की बात उन्होंने की है। ठीक है, तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है, बिहेवियर इज ड्रिवन बाय अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट सच एज unresolved conflicts from childhood which can manifest as symptoms and problems in adulthood। तो देखिए इस अप्रोच के कारण, इस अप्रोच में क्या कहा गया है कि भी जो हमारा व्यवहार है वो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि हमारे जो अनकॉन्शियस यानी कि जो अचेतन मन में जो संघर्ष चल रहा होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाई,
तो जो कॉन्फ्लिक्ट उनके कारण चल रहा है वो अहम रोल अदा करता है, यानी कि अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स का अहम रोल है, जो कि अनरिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो बचपन में हमारी जो इच्छाएं दब गई थी, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो मैनिफेस्ट होती है कब, एक प्रॉब्लम और एक सिम्टम के रूप में एडल्टहुड में। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो जो है एक प्रॉब्लम के रूप में उभर कर सामने आती हैं, तो उन्हीं से हमारा जो व्यवहार है वो चलता है, ड्रिवन होता है, वो हमारे व्यवहार में झलकती हैं, ठीक है। कौन सी इच्छाएं, यानी कि जो इच्छाएं हम पूरा करना चाहते थे लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, तो वो जो इच्छाएं हैं, जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके द्वारा हमारा जो व्यवहार है वो ड्रिवन होता है, चलता है, वो हमारे व्यवहार में झलकती हैं। अब जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट हैं, ठीक है, यानी कि जो अचेतन मन में जो हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, जो अनरिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिसके कारण संघर्ष उत्पन्न हो रखा है, तो उनको जो है इंटरप्रेट करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए, उनको जानने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज की जा सकती है। तो फ्रॉइड ने कहा कि भाई उसके लिए फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस टेक्निक है, ठीक है। इन टेक्निक्स का प्रयोग करके जो है हमारे अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस और इंटरप्रेट किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन का मतलब मुक्त साहचर्य विधि। अब मुक्त साहचर्य विधि और ड्रीम एनालिसिस का मतलब स्वप्न विश्लेषण विधि, ये दो टेक्निक ऐसी हैं जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं। अब ये जो दोनों टेक्निक हैं ये मैंने बिल्कुल आप लोगों को डिटेल में करवाई हुई है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं जो पर्सनालिटी के मेथड्स या टेक्निक्स की बात मैंने की है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव, उसमें मैंने ये जो टेक्निक्स हैं उनको आप लोगों को समझाया हुआ है। और साथ ही आप उस वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस टेक्निक है ये कौन से मेथड या कौन सी टेक्निक का एक पार्ट है, ठीक है। तो देखिए साइको एनालिसिस फोर्स की बात सिगमंड फ्रॉइड करते हैं। उन्होंने किस चीज पर फोकस किया है, अनकॉन्शियस माइंड की बात उन्होंने की है। उनका मानना है कि भाई जो हमारा बिहेवियर और हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको शेप कौन देता है, अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि हमारा जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो हमारे अचेतन मन में दबी हुई इच्छाएं हैं, उन वही होती हैं जिनके द्वारा हमारा व्यवहार ड्रिवन होता है, हमारा व्यवहार को आगे शेप दी जाती है। अब जब साइको एनालिसिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं तो देखिए फ्रॉइड ने ईड, ईगो और सुपर ईगो इन पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो अगर आप ईड, ईगो, सुपर ईगो को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पर्सनैलिटी और थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी की वीडियो है, जो प्लेलिस्ट है, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। उसमें मैंने यहाँ पर डिटेल में करवाया हुआ है। तो जो ईड, ईगो, सुपर ईगो की बात की है तो मेन बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो ईड है उसमें क्या होती है, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जो प्रवृत्तियां होती हैं वो आ जाती है, यानी कि हमारी जो भी इच्छाएं होती है ना, व्यक्ति उनको क्या करना है, बाय हुक एंड क्रूक, यानी कि किसी भी तरह से, चाहे अच्छे तरीके से, गलत तरीके से पूरा करने की कोशिश करता है। ईगो क्या है, ईगो जो है रियलिटी के प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। यानी कि ये ईड और सुपर ईगो, इन दोनों के बीच बैलेंस का काम कौन करता है, ईगो करता है। और जो सुपर ईगो है वो टोटली मोरालिटी के प्रिंसिपल पर आधारित है। डिटेल वीडियो आप साइको एनालिटिक थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉइड की है पर्सनैलिटी की, वहां पर आप देख सकते हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। देखिए सेकंड फोर्स कौन सा है, बिहेवियरल फोर्स, यानी कि व्यवहारवादी हम इसको कह सकते हैं, व्यवहारवादी या व्यवहारात्मक बल हम इसको कह सकते हैं। तो जो बिहेवियरल फोर्स है, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए बिहेवियरल फोर्स की बात किसके द्वारा की गई है, या इसके जो जनक हैं या फादर हैं वो कौन है, तो कौन है, जेबी वॉटसन, ठीक है। जेबी वॉटसन है इसके फादर, यानी कि उन्होंने इस फोर्स की बात की है, बिहेवियरल फोर्स की बात जेबी वॉटसन के द्वारा की गई है, उनको इसका जनक माना जाता है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट बात, अब जो बिहेवियरल फोर्स है वो किस चीज पर एम्फसाइज करता है भाई, रोल ऑफ लर्निंग एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन शेपिंग बिहेवियर, यानी कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को शेप देने में दो चीजों का अहम रोल है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और रोल ऑफ लर्निंग, यानी कि रोल ऑफ लर्निंग में वो कंडीशनिंग की बात करते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो अप्रोच या ये जो फोर्स है ये किस चीज पर सजेस्ट करता है कि भाई व्यक्ति के व्यवहार को शेप देने में किसी भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, यानी कि जो वातावरण जन्य उद्दीपक होते हैं उनका अहम रोल है, चाहे वो रिवॉर्ड है या पनिशमेंट है, ठीक है। रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात उन्होंने बहुत ज्यादा की है कि अगर बच्चा अच्छा व्यवहार करता है
तो उसको रिवॉर्ड दिया जा सकता है, गलत करता है तो पनिशमेंट दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार को मॉडिफाई करने के लिए इन्होंने कंडीशनिंग टेक्निक्स का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। कंडीशनिंग की बात इन्होंने की है। देखिए जो लर्निंग की थ्योरीज आप देखेंगे तो जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं, जैसे E.L. थॉर्नडाइक है, इवान पावलोव है, B.F. स्किनर है, हल है, तो ये जितने भी बिहेवियरिस्ट है, J.B. वॉटसन है, जॉन लॉक है, तो इन्होंने किस पर फोकस किया है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कंडीशनिंग की बात इन्होंने की है। तो जितनी भी लर्निंग की थ्योरीज हैं जो बिहेवियरिज्म के अंतर्गत आती हैं, तो उनमें क्या है, कंडीशनिंग के द्वारा सिखाया गया है। जैसे थॉर्नडाइक की थ्योरी की अगर हम बात करें तो वो अपनी बिल्ली को प्रयास, ट्रायल एंड एरर, यानी कि बार बार कंडीशनिंग करवाते हैं। स्किनर की अगर हम बात करें तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में, यानी कि वो जो अपने रैट और जो पिजन्स पर प्रयोग करते हैं, तो उसमें उन्होंने कंडीशनिंग के द्वारा उनको सिखाया है। इवान पावलोव ने जो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें भी उन्होंने कंडीशनिंग की बात की है, यानी कि कोई भी स्टिमुलस उसके प्रति रिस्पॉन्स। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, पहले क्रिया करनी होती है, उसके बाद उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, उसके बाद रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलता है। तो कंडीशनिंग की बात उन्होंने की है। कंडीशनिंग टेक्निक्स का प्रयोग करके वो कहते हैं कि व्यवहार को चेंज किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। तो इस फोर्स से जो एसोसिएट है, जो मेन जिनका रोल है, वो कौन कौन है, B.F. स्किनर है, इवान पावलोव है, थॉर्नडाइक है, J.B. वॉटसन है, जॉन लॉक है, जितने भी व्यवहारवादी आ जाएंगे वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। अब हम बात करेंगे थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। कौन सा है, ह्यूमनिस्टिक फोर्स। ह्यूमनिस्टिक को हम हिंदी में क्या कहेंगे, मानवतावादी, ठीक है। मानवतावादी दृष्टिकोण या मानवतावादी बल हम इसको कहेंगे। किसके द्वारा दिया गया है, यानी कि इसके जो जनक हैं वो कौन है, कार्ल रोजर। कार्ल रोजर को जो है इसका ह्यूमनिस्टिक फोर्स का फादर कहा जाता है। इसको जो है कार्ल रोजर को जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का पिता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब ये जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या ह्यूमनिस्टिक फोर्स है, किस चीज पर इंपसाइज करता है, देखिए वो जो मानवतावादी दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि भाई ह्यूमन, यानी कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को शेप देने में दो चीजों का अहम रोल है। कौन कौन सा, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस और दूसरा है पर्सनल ग्रोथ। यानी कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब जो आत्मजन्य अनुभव है, जो खुद के साथ अनुभव है वो, और पर्सनल ग्रोथ, इन दो चीजों के द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को शेप दी जा सकती है। तो ये जो अप्रोच है ये सजेस्ट करता है कि भाई व्यक्ति के अंदर इनहेरेंट कैपेसिटीज होती है, क्रिएटिविटी की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, ग्रोथ की, यानी कि वो अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकता है, अपने आप को बेस्ट बना सकता है, बेहतर बना सकता है। ऐसी प्रवृत्तियां उसके अंदर इनहेरेंट होती हैं, ठीक है। तो मानवतावादी जो दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि जो ह्यूमन है उसका अहम रोल है, यानी कि उसको ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखा जाए, ठीक है। तो ये जो फोर्स है इसमें जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, यानी कि जो मेन साइकोलॉजिस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, कार्ल रोजर हो गया, अब्राहम मैस्लो हो गया, और एक बुल्हर का नाम भी है, ठीक है। तो इन तीन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब जब अब्राहम मैस्लो की हम बात करते हैं तो उन्होंने मोटिवेशन की कौन सी थ्योरी दी है, ये आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उन्होंने मोटिवेशन की एक थ्योरी दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसमें उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की है। तो इस कारण से उनको जो है फादर ऑफ ह्यूमनिज्म का स्पिरिचुअल फादर भी कहा जाता है, ठीक है। ह्यूमनिज्म का स्पिरिचुअल फादर किसको कहा जाता है, अब्राहम मैस्लो को। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहता है कि ह्यूमैनिटी जो है सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो ये था आपका टॉपिक फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के बल हम कह सकते हैं, या अप्रोच भी हम कह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी की। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं कौन कौन सी होंगी। फर्स्ट पॉइंट है इंपीरिकल। इंपीरिकल को हिंदी में हम कहेंगे अनुभवजन्य, ठीक है। क्या कहेंगे, अनुभवजन्य। यानी कि जो साइकोलॉजी है वो जो किस तरह के एविडेंसेस पर बेस्ड है, इंपीरिकल है, जो अनुभवजन्य है, ठीक है, जिन पर एक्सपेरिमेंट हो चुका है, क्योंकि इसमें जो साइंटिफिक रिसर्च मेथड का यूज किया जाता है। तो जो एविडेंस होंगे वो किस तरह के होंगे, इंपीरिकल होंगे। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल का मतलब सिद्धांतिक, हम इसको हिंदी में कहेंगे, ठीक है। साइकोलॉजी डेवलप्स थ्योरीज टू एक्सप्लेन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। देखिए साइकोलॉजी में बहुत सारी थ्योरीज हैं जो बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करती हैं। डेवलपमेंट की थ्योरीज है, लर्निंग की थ्योरीज हैं, ठीक है, बहुत सारी मोटिवेशन की थ्योरीज हैं। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को। इसके बाद है अप्लाइड। देखिए ये जो साइकोलॉजी है इसके जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में, यानी कि जो बिल्कुल वास्तविक संसार की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो जहां पर हम रहते हैं वहां पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें इसको अप्लाई किया जा सकता है, ये एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी लेवल एनालिसिस।
तो देखिए इसमें जो लेवल होंगे वो मल्टी लेवल पर एनालिसिस विश्लेषण किया जा सकता है। तो जैसे जब बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की बात करते हैं तो मल्टी लेवल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल लेवल हो गया या सोशल लेवल या कल्चरल लेवल की हम बात करते हैं। तो ठीक है, तो जो एनालिसिस जो हम करते हैं, जो एनालाइज हम करते हैं वो मल्टी लेवल एनालिसिस होता है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्सचुअल। कॉन्टेक्सचुअल का मतलब संदर्भ, संदर्भात्मक हम इसको हिंदी में कहेंगे, यानी कि जिस कॉन्टेक्स्ट में व्यक्ति रहता है उसके व्यवहार और उसकी मेंटल प्रोसेसेस पर जो जहां पर वो रहता है उस चीज का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो कॉन्टेक्सचुअल है। इसके बाद है मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, बहुत सारे इसके फील्ड हैं अलग अलग। ठीक है, जैसे बायोलॉजी का फील्ड हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, न्यूरो साइंस होगा, फोरेंसिक हो गया, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो गया, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया। तो मल्टी डिसिप्लिन है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ मैंने आप लोगों को बताई। इसके अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, आप किसी बुक से वो पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रांचेस, फील्ड्स या स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। देखिए किसी भी तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि जो स्टूडेंट बीएड एमएड करते हैं तो पजल हो जाते हैं कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या होगा या फील्ड क्या होगा या ब्रांचेस। तो ये एक ही चीजें हैं। ठीक है, यानी कि शाखाएं या क्षेत्र या स्कोप हम कह सकते हैं इसके लिए। तो बहुत सारी वेरियस ब्रांचेज है साइकोलॉजी की। ठीक है, जिसमें अलग अलग ह्यूमन एस्पेक्ट्स यानी कि ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उन पर फोकस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मेन ब्रांचेज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो देखिए जब एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है, यानी कि व्यक्ति का जो मेंटल डिसऑर्डर और एबनॉर्मल बिहेवियर है उसका ट्रीटमेंट और उसके पीछे के कॉजेज क्या रहेंगे उस चीज पर फोकस किया जाता है। इसके बाद है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो ये किस चीज पर, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होगा उस चीज पर फोकस करती है। इसके बाद है क्लिनिकल साइकोलॉजी। देखिए क्लिनिकल का मतलब होता है नैदानिक। ठीक है, नैदानिक मनोविज्ञान इसको हम कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उनको किस तरह से डायग्नोज करना है, उनका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इस चीज पर फोकस किया जाता है। इसके बाद है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो देखिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम कॉग्निशन की बात करते हैं, यानी कि हमारा जो संज्ञान है वो किस तरह से काम करता है, यानी कि हम किस तरह से परसीव करते हैं, ध्यान प्रक्रिया क्या होगी, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग या थिंकिंग, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, यानी कि हमारा जो मेंटल प्रोसेस है उसकी बात हम करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। इसके बाद है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान। इसमें क्या है कि भाई व्यक्ति जो है पूरे लाइफ स्पेन के दौरान, यानी कि अपनी पूरी थ्रू आउट लाइफ किस तरह से वो डेवलप करता है। ठीक है, बचपन से लेकर जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, तो उन सारी चीजों को एग्जामिन किया जाता है, किस तरह के चेंजेस व्यक्ति के व्यवहार में देखने को मिलते हैं, उन सब चीजों को यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, किसमें, विकासात्मक साइकोलॉजी में। इसके बाद है एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान हम इसको कहेंगे। तो जो टीचिंग और लर्निंग है उसमें किस तरह से इंप्रूवमेंट करना है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स मेथड्स को यूज करके, वो सारी चीजें हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखते हैं। इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या होता है, यानी कि बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को साइंटिफिक मेथड से स्टडी किया जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स का यूज करके किया जाता है। इसके बाद है फोरेंसिक साइकोलॉजी। फोरेंसिक साइकोलॉजी में क्या होता है, जो भी लीगल इश्यूज हैं जैसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल्स हो गया, इन सब से रिलेटेड होती है फोरेंसिक साइकोलॉजी। इसके बाद है हेल्थ साइकोलॉजी, किससे रिलेटेड होगी, हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड होगी। इसके बाद है न्यूरो साइकोलॉजी, किससे रिलेटेड होगी, ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद है सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है, सोशल फैक्टर्स से रिलेटेड है, यानी कि हमारा जो व्यवहार और जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उस पर जो है सोशल फैक्टर्स या सामाजिक कारक है वो किस तरह से उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इन सब चीजों को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। इसके बाद है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, यानी कि जो खेल मनोविज्ञान हम इसको कहेंगे, यानी कि जो एथलेटिक्स परफॉर्मेंस है उसको किस तरह से इनहेंस किया जा सकता है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स या मेथड्स के द्वारा। इन सारी चीजों का हम अध्ययन इसमें करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने सारी ब्रांचेज नहीं लिखी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट या जो मेन ब्रांचेज है उसकी बात यहाँ पर हमने की है। इसके अलावा आप लोगों को किसी बुक में जो है और भी बहुत सारी ब्रांचेज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये था स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। अब हम बात करेंगे मेजर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी के कौन कौन से मेजर गोल्स हैं, मुख्य लक्ष्यों की बात हम करेंगे। तो जो पहला है वो क्या है, डिस्क्राइब बिहेवियर। तो देखिए साइकोलॉजी क्या करती है, व्यवहार को डिस्क्राइब करती है, यानी कि हमारा जो बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस है उसको डिस्क्राइब करती है। कौन करती है, साइकोलॉजी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल क्या है, एक्सप्लेन बिहेवियर, यानी कि व्यवहार को एक्सप्लेन करती है, यानी कि हमारा जो व्यवहार या मेंटल प्रोसेसेस है, मानसिक प्रक्रियाएं हैं,
उनके पीछे कॉजेज क्या क्या हैं, उन चीजों को वो क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट बिहेवियर, यानी कि व्यवहार को प्रिडिक्ट करती है, किसके आधार पर, पास्ट बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस के आधार पर हमारा जो फ्यूचर में बिहेवियर और जो हमारी मानसिक प्रक्रिया रहेंगी उसके बारे में प्रिडिक्शन करती है साइकोलॉजी। नेक्स्ट मेजर गोल है कंट्रोल और चेंज बिहेवियर, यानी कि व्यवहार को कंट्रोल करना या चेंज करना। तो साइकोलॉजी का एम है कि भाई हमारे व्यवहार को किस तरह से कंट्रोल करना है या इसमें किस तरह के चेंजेज आएंगे, उससे रिलेटेड इंटरवेंशंस क्या क्या रहेंगे, प्रावधान क्या रहेंगे, उनको डेवलप करती है। तो साइकोलॉजी के मेजर 4 गोल है। सबसे पहले डिस्क्राइब करती है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करती है, यानी कि हमारे व्यवहार के पीछे के कॉजेज क्या क्या है, फिर जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसके आधार पर हमारा फ्यूचर में क्या व्यवहार रहेगा उसको प्रेडिक्ट करती है। कंट्रोल और चेंज बिहेवियर, यानी कि हमारा जो व्यवहार है उसको किस तरह से कंट्रोल करना है या किस तरह के चेंजेज होने चाहिए, उसके लिए क्या क्या प्रावधान, क्या क्या इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हो सकते हैं, उसके बारे में बताती है। ठीक है, तो ये 4 मेजर गोल हम कह सकते हैं साइकोलॉजी के। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि जो मनोविज्ञान है उसके संप्रदाय कौन कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।